नमस्कार। देखिए, दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसकी जांच हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तो कर लेंगी और कर रही हैं और अच्छे तरीके से कर रही हैं। लेकिन भारत में एक और वॉर स्टार्ट हो गई है। कौन सी? पॉइंट फाइव फ्रंट एक्टिव हो गया है दोस्तों। पॉइंट फाइव फ्रंट एक्टिव हो गया है और इस बार ये गेम छोटे मोटे लेवल पर नहीं खेला जा रहा, बहुत बड़े बिग स्केल पर खेला जा रहा है, बहुत बड़े स्केल पर खेला जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो भारत के हैं और भारत के खिलाफ ही जो षड्यंत्र करने का काम करते हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करने का काम करते हैं, उन्हें बैकहैंड प्रोवाइड करवाते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें बचाने का काम करते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स हैं या जितने भी पर्सन हैं, ये सारे के सारे पॉइंट फाइव फ्रंट में आ जाते हैं। और इस बार तो देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा पॉइंट फाइव फ्रंट एक्टिव हो गया, एक्टिव मोड पर है इस समय, बिल्कुल एकदम हाइपर एक्टिव बोल लो। यानी कि अभी तक इन्हें इतना ज्यादा एक्टिव नहीं देखा गया था जितना इस बार देखा गया है, जो कि खुलकर भारत के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ और आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। देखिए, यहां पर मैं कुछ बयान पढ़ूंगा जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से और कुछ इंडिविजुअल नेताओं की तरफ से दिए गए हैं, है ना। हालांकि है तो ये कम से कम 20-25 नेताओं के बयान है मेरे पास, कम से कम 20-25 नेताओं के बयान है। अगर आप कहोगे तो सारी की सारी लिस्ट मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, लेकिन 20-25 नेताओं के कुछ के ही पढ़ूंगा यहां पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट फाइव फ्रंट है ये पूरी तरह से आज के समय एक्टिव है और इसके खिलाफ गवर्नमेंट को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। बात करने की लिमिट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा जिस तरीके से भारत में उठाया जाता है, कसम से पूरी दुनिया में कोई देश इस तरह का फायदा नहीं उठा पाएगा। जितने लेफ्टिस्ट हैं उनकी बात करो या जो एक खास कम्युनिटी उनकी बात कर ले, इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत मिसयूज करना किस हद तक सही है, और यहां भारत में कोई भी इसकी एक लिमिट सेट नहीं है। पॉइंट फाइव फ्रंट के साथ लड़ने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो ढाल है हमारे सामने, उसे कैसे तोड़ सकती है गवर्नमेंट या कैसे तोड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं कुछ एक बयान सुनाता हूं आपको जो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। यहां मैं सारे बयान लाइन से एक एक करके आपके साथ पढ़ूंगा और स्क्रीन पे भी लगाता जाऊंगा। देखिए, पहला बयान है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, केजरीवाल। ये क्या कहते हैं कि यह घटना बेहद चिंताजनक है। पुलिस एवं सरकार तुरंत यह जांच करे कि विस्फोट कैसे हुआ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्या कोई बड़ी साजिश है? यहां तक ठीक है। दिल्ली की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ साथ में इनकी पार्टी का एक और बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जानबूझकर आरोप ना लगाया जाए। सोचिए जरा, ये भारत की एक समय सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टियों में से एक है, आम आदमी पार्टी। जरा सोचिए उसके मेन लीडर का क्या हाल है। दूसरा बयान देखिए, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से, इनका बयान भी सुन लेते हैं। मैं इस घटना से गहराई से दुखी हूं। यदि इस जांच में पता चले कि जम्मू कश्मीर से कोई युवक डॉक्टर इसमें शामिल था, तो यह हमारे और राष्ट्र के लिए बेहद बड़ी त्रासदी होगी। अब सोचिए जरा, महबूबा मुफ्ती ने डायरेक्ट इसमें मजहब कार्ड अप्लाई कर दिया है, खेलना चालू कर दिया है कि अगर कोई डॉक्टर जो कि मुसलमान है इसमें एक्टिव होगा तो हमारे लिए बहुत त्रासदी होगी। मतलब जैसे इन्हें पता ही नहीं है कि अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं वो कौन है, कहां से रिलेट करते हैं, इन्हें ये नहीं पता है अभी तक। बताइए, या पता भी है, सीधी सी बात है, पता तो है ही है ना, लेकिन ये बचाने का काम किसे कर रहे हैं? सपोर्ट। सोचिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर की, इन्हें क्या सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में नहीं पता कैसे काम करती हैं? इन्हें क्या पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता कैसे काम करती हैं? साथ साथ में महबूबा मुफ्ती आगे भी कहते हैं कि
जम्मू कश्मीर के जितने डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, आतंकी डॉक्टर्स नहीं, जितने डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनके परिवार वालों से बहुत ही नाजुकता के साथ बात की जाए। अब बताइए, मतलब आतंकवादियों के परिवार के साथ जाकर इनकी संवेदनाएं मेल खाती हैं कि भाई उनके परिवार को दुख नहीं होना चाहिए। और यहां जो 15 लोग मारे गए उनका क्या, उनके परिवार का क्या? ये होता है .5 फ्रंट जो हाइपर एक्टिव है इस समय। अभी एक और नेता देखिए आगे, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ हैं अजय राय, है ना। इनकी डिमांड आई है सामने, सुनिएगा अभी डिमांड। अजय राय कहते हैं, ये डिमांडेड करते हैं, डिमांडेड होम मिनिस्टर अमित शाह रिजाइनेशन। ये अमित शाह के रिजाइनेशन की डिमांड करते हैं कि उन्हें रिजाइनेशन दे देना चाहिए। कॉलिंग हिम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी। अमित शाह को डायरेक्ट ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है और उनका रिजाइनेशन मांग लिया है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी का तो खैर मतलब पूछना ही, बात करना ही एकदम बिल्कुल एकदम गुनाह लगता है। राहुल गांधी कहाँ है पता नहीं, कौन सी विदेश यात्रा पे गए हैं पता नहीं, प्रियंका गांधी कहाँ है पता नहीं, किसी और देश में घूम रहे हैं। और ये एक पॉइंट आप नोट करना, भारत में जितनी बड़ी भी आतंकवादी घटनाएं होती है उससे ठीक पहले, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये हमेशा किसी न किसी विदेश दौरे पर जाते ही जाते हैं। आतंकवादी घटना के ठीक पहले या फिर ठीक बाद, उस समय पर इनका विदेश दौरा फिक्स फिक्स रहता है। न केवल बीजेपी के टाइम पे बल्कि कांग्रेस के टाइम पे जब हमले होते थे उस समय भी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, दोनों ही भारत में नहीं पाए जाते। और कांग्रेस पार्टी ये बताने से मना कर रही है कि राहुल गांधी हैं कहां, प्रियंका गांधी हैं कहां, कौन से देश में घूम रहे हैं, कहां का भ्रमण कर रहे हैं। भारत इस समय जिस समस्या से जूझ रहा है, क्या इनका घूमना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? छोड़िए, क्या ही बात करें इनके बारे में। अगला देखते हैं, अगला देखिए खड़गे जी क्या कहते हैं। खड़गे जी कहते हैं, अमित शाह इज द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हाउ मेनी मोर पीपल शुड लॉस देयर लाइफ? दिल्ली, मणिपुर, पुलवामा, पहलगाम। हैव वी गॉट आंसर्स? Being a home minister, he goes on election stage and says that Bangladeshis are infiltrating into India. अब देखना खड़गे जी किसके सपोर्ट में उतर आए, बांग्लादेशीज में, है ना। अमित शाह ने कहा बिहार इलेक्शंस के समय कि बिहार में बांग्लादेशीज की घुसपैठ बहुत, हालांकि उन्होंने खाली बिहार का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बहुत बढ़ गई है। और उन्हें सीधी सी बात है, निकालना तो पड़ेगा ही ना, आपको एक ना एक दिन तो निकालना पड़ेगा ही, वरना अभी जो दिल्ली में जो अटैक हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसमें क्या इनका हाथ नहीं था? बिल्कुल था। उसमें कुछ बांग्लादेशी भी शामिल थे, बांग्लादेशी हैंडलर्स भी थे, क्योंकि पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पास अब एक और फ्रंट मिल गया है ना, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान अपनी जो भी चाल चलेगा वो बांग्लादेश के थ्रू भारत में आएंगी। इन्हें ये नहीं पता क्या? खैर आगे देखो, आगे बोलते हैं, इट इज द अपोजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। द कांग्रेस लीडर एडेड, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। Amit Shah is often referred to as a modern Sardar Patel, and repeatedly claims are made about a 56-inch chest. How many more people have to lose their lives before he resigns? उनके रिजाइन से पहले और कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी? ये सोचिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका बयान है ये। आगे देखिए जरा, आगे है प्रियांक खड़गे। प्रियांक खड़गे, इन्हें भी देख लेते हैं जरा। ये क्या कहती है, ये पूरा लिस्ट लेके बैठ जाती है। कहां से? फेल्ड कश्मीर, फेल्ड मणिपुर, फेल्ड दिल्ली, फेल्ड पुलवामा, फेल्ड पहलगाम, फेल्ड यूपी एंड फेल्ड द कंट्री। There has perhaps never been a home minister in India whose tenure
has seen so many breakdowns of law and order and yet continues to hold office without taking responsibility. प्रियंक खरगे, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने बात कितनी घटनाओं की है? 7-8, ठीक है ना। अगर मैं कैलकुलेट करूं कि पिछले 7-8 साल, पिछले 11 साल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, 11 साल होने जा रहे हैं लगभग, तो 11 साल में 7 या 8 घटनाएं हुई हैं, वो भी भारत के मेन लैंड में, यानी कि अंदर के एरिया में अगर देखा जाए तो दिल्ली में ये पहला ही हमला है। इसके अलावा जितने भी हमले हैं वो तो जम्मू कश्मीर के हैं, जितने भी आतंकवादी हमले हैं जम्मू कश्मीर के हैं। भारत के अंदर दिल्ली में होने वाला ये पहला हमला है। दिल्ली में छोड़ो, भारत के अंदर कहीं भी हमला नहीं हुआ, आतंकवादी हमला। कहां होते थे? जम्मू कश्मीर में सीमित हो गए थे। कांग्रेस के समय क्या हाल था? जम्मू कश्मीर में तो होते ही होते थे, दिल्ली में नहीं हुए, हर साल हमले होते थे, और एक दो नहीं कई होते थे। दिल्ली ना हो, मुंबई, हैदराबाद, कहां नहीं हुए हमले। यहां 11 साल में एक हमला होता है भारत के अंदर। कांग्रेस के समय हर साल दसियों हमले होते थे भारत के अंदर। ये फर्क है। जम्मू कश्मीर की तो गिनती छोड़ दो, अगर जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का मिला लेंगे कि हर साल कितने हमले होते थे, कितने सैनिक मारे जाते थे, तो सर घुमाने देने वाले नंबर आएंगे आपके पास। मतलब एक समय ऐसा था कांग्रेस के समय में 2012-13 में कि सालाना 200 से 250 सैनिक जम्मू कश्मीर में बेफालतू के मारे जाते थे। 200 से 250 सैनिक। आप कहोगे यार नंबर कुछ जम नहीं रहा, क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में इतनी मौतें अभी हुई नहीं है कश्मीर में। सैनिक हमारे अब नहीं मर रहे। पिछले कई सालों से या पिछले एक लंबे अंतराल में आपने नहीं सुना होगा। हाँ, पुलवामा का हमला हुआ था, उसमें सैनिक एक साथ शहीद हो गए थे, है ना। ये जो आतंकवादी हमले, जो बॉम्ब ब्लास्ट करके या पीछे से धोखे से हमले हुए कश्मीर में, उसकी वजह से जो सैनिक मारे गए, है ना, बस उतनी ही सैनिकों की गिनती है। इसके अलावा कोई भी सैनिक बिना वजह नहीं मारा गया। कांग्रेस के समय तो इसकी बिल्कुल लाइन लगी हुई थी। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान इतने सैनिक मारे जाते थे भारत के, डेली एक दो या हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती रहती थी। पत्थरबाजी में मारे जाते थे, आंसू गैस की गोली छोड़ते टाइम उस टाइम पे मारे जाते थे। पत्थरबाजी और इस तरह की छोटी मोटी हिंसाओं में जो मारे जाते थे उनकी तो गिनती बहुत ज्यादा है। आगे देखिए, टीएमसी नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी क्या बोलते हैं? टीएमसी पार्टी के अभिषेक बनर्जी ऑल्सो कंडेम्ड द इंसिडेंट, डिस्क्राइबिंग इट एज अ ग्रेव लैप्स इन इंटरनल सिक्योरिटी। आगे देखिए, आई एम डीपली शॉक्ड एंड इनॉग्रेस टू लर्न ऑफ द ट्रेजिक। ये तो चलो ठीक है। आप नीचे देखोगे तो नीचे लिखा है ओनली यस्टरडे मॉर्निंग नियरली 350 kg of explosive and an assault rifle were recovered from Faridabad in Haryana. Viewed together, these incidents raise alarming questions about internal security and the evident decline in vigilance. An important time तो चलो ठीक है, नीचे लिखा हुआ पूरा आप पढ़ सकते हो। सोचिए, अभिषेक बनर्जी टीएमसी के ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल जनरल सेक्रेटरी हैं। ये छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं, जिन्हें आप डेली लगभग आए दिन न्यूज चैनल्स पर देखते होंगे डिबेट करते हुए। इसके अलावा मेरे पास ये भरे पड़े हैं कि किसने क्या क्या बोला, कितना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि 0.5 वॉर जो भारत इस समय लड़ रहा है इनके साथ में, और भारत की सरकार को इनके खिलाफ या इनके अगेंस्ट या इनके लिए कोई ना कोई नियम कायदे कानून तो सेट करने पड़ेंगे। एक लेयर सेट करनी पड़ेगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऐसे समय दुरुपयोग करने का क्या नुकसान होता है भारत को, कि नैरेटिव की जो वॉर आज के समय लड़ी जाती है उसमें पाकिस्तान हो अपने आप ऊपर चला जाता है, बांग्लादेश हो अपने आप ऊपर चला जाता है। नैरेटिव की इस वॉर में आपको पता है
जितने भी दुनिया की बड़ी कंट्री से, टॉप कंट्री से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रूस हो, भारत का रूस भारत का दोस्त जरूर है, लेकिन जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं, नैरेटिव के मामले में पाकिस्तान हमेशा भारत से एक दो नहीं 10 कदम आगे रहा है। और यही रीजन है, जब भारत में दिल्ली पे बम ब्लास्ट होता है तो डोनाल्ड ट्रंप क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि भारत में एक ब्लास्ट हुआ, गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ। आतंकवाद शब्द का जिक्र नहीं करते। पाकिस्तान में जहां आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, या आए दिन आतंकवादी फट जाते हैं, कहीं भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई फट रहा होता है वहां। अभी जिस दिन अभी कल के दिन पाकिस्तान में भी एक कोर्ट रूम के बाहर आपने सुना होगा, जिसमें 12 लोग मारे गए, ब्लास्ट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में क्या लिखते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ। मतलब सोचिए, आतंकवादी के घर में आतंकवादी हमला हुआ। ये होती है नरेटिव की, मतलब जो नरेटिव अपना फैलाया जाता है। 0.5 फ्रंट से जो भारत को नुकसान होता है, यहां होता है। अमेरिका को पाकिस्तान एक आतंकिस्तान के घर में दिख रहा है कि आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन भारत में हुआ इसका वो जिक्र तक नहीं करते हैं। ये नुकसान होता है भारत को वर्ल्ड लेवल पर। कमेंट करके आप बताइएगा क्या मैं इसमें सही बोल रहा हूं या नहीं। धन्यवाद।